हेलो नमस्कार। वीडी क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर मैं दीपक चौहान आपका स्वागत करता हूं। देखिएगा अभी अपनी जो सीरीज है ये दिल्ली पुलिस और हरियाणा ग्रुप डी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जिसमें नेशनल जीके प्लस करंट अफेयर्स प्लस कंप्यूटर का जो है मिक्स सेशन होगा और इसमें एग्जाम में आने के लिए वही बहुत ज़्यादा संभावित क्वेश्चन है। तो अपनी जो सीरीज है इसको भी देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा और अपने नोट्स जो है वो बनाते रहिएगा। देखिए ये सीरीज जो है इसको बीच में छोड़ना मत, ये सीरीज आप लोगों की कंटिन्यू चलने वाली है क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम नजदीक है। तो इसके लिए यहाँ पे वही ये सीरीज आप लोगों के सामने पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। तो अपनी सीरीज से जुड़े रहना, ठीक है। तो आज की अपनी जो थॉट है उस थॉट के साथ अपनी सीरीज के ऊपर चलते हैं। अपनी जो आज की थॉट है उसमें है, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे भी याद रखना है कि जो हमें सीढ़ियों की तरह चलना है, हमेशा ऊंचाई की तरफ चलना है, पीछे की तरफ हमें नहीं आना है, ठीक है। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया है। देखिए यूरोपीय संघ की बात करते हैं। यूरोपीय संघ के अंदर एक मुद्रा आती है जिसका नाम है यूरो, ठीक है। यूरो मुद्रा का चलन 2002 के अंदर यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ से एक फैक्ट निकलता है क्या भाई, कि यूरोपीय संघ के अंदर यूरो मुद्रा को अपनाने वाले देशों को यूरो जोन कहा जाता है, ठीक है भाई। कितने जोन किस नाम से जानते हैं इसको, यूरो जोन के नाम से जाना जाता है। और यूरो जोन के अंदर पहले 19 देश थे, ठीक है भाई। पहले कितने देश थे इसके अंदर, 19 थे। लेकिन अभी जनवरी 2023 में यहाँ पे एक नया देश और ऐड हो गया। तो अब यहाँ पे संख्या कितनी हो गई, 20 देश जो है इसके अंदर शामिल हो गए हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन अपना ये भी बन सकता है कि हाल ही में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला देश कौन सा है, या फिर यूरो जोन में शामिल होने वाला देश कौन सा है। तो अपने लिए जिसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई क्रोएशिया, ठीक है भाई। कौन सा हो जाएगा, क्रोएशिया हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं क्रोएशिया की, तो क्रोएशिया जो है ये इसका भी यूरोपीय संघ का ही एक देश है। इसने क्या था कि इसकी जो मुद्रा थी वो अभी तक इसने लूना जो मुद्रा है, ठीक है भाई। कौन सी मुद्रा के बारे में बताया, लूना मुद्रा, ठीक है। इस लूना मुद्रा को अपनाया हुआ था, लेकिन अभी जनवरी 2023 के अंदर इसने अपनी लूना मुद्रा का त्याग करके अपनी जो नई मुद्रा बनाई है वो कौन सी बनाई है, यूरो। और यूरो जोन के अंदर शामिल होने वाला 20वां देश बना है, ठीक है भाई। यूरो जोन के अंदर शामिल होने वाला कौन सा देश, 20वां। तो अब ये क्वेश्चन भी अपना बन सकता है कि यूरो जोन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो भाई यूरो जोन के अंदर जो सदस्य संख्या है वो कितनी है भाई, 20 है। और लास्ट जो बना है वो कौन सा बना है, अपना क्रोएशिया बना है, ठीक है, 20वें नंबर का। ये था अपना पहला क्वेश्चन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अपने पास एक पॉइंट है। अपनी जो वीडी क्लासेस का ऑफिशियल चैनल है इसके लिए अगर किसी भी तरीके की आपको इंक्वायरी चाहती हो, या फिर यूट्यूब का चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो चैनल के लिए हमने यहाँ पे अपना लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। हमने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है जिसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसके अंदर आपको डेली अपडेटेड डाटा है, टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर भी आपको डेली अपडेटेड डाटा की पीडीएफ वगैरह जो है वो मिलने वाली है। क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो हम आपको पीडीएफ वगैरह के लिए नहीं तरसाएंगे भाई, ठीक है। सारी पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम इसके अंदर मिलने वाली है। अगर ग्रुप में ऐड होना है तो भाई मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप फैसिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी नंबर पे इन दोनों में से आप किसी पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपने ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। देखिए मोपा, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमें मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये किस राज्य में है। तो भाई ये वाला जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये गोवा राज्य के अंदर आता है, ठीक है भाई। कौन से राज्य में बताया, गोवा राज्य के अंदर। दूसरा, गोवा राज्य के एक्स सीएम रहे हुए हैं भाई मनोहर पर्रिकर, जो यहाँ पे एक्सपायर भी हो चुके हैं, ठीक है, इनकी डेथ हो चुकी है। तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर इनका जो नामकरण है वो किया गया है, याद रखना है। आगे आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन अपना बहुत मायने रखता है और इम्पोर्टेंट भी है, करंट अफेयर्स का है, ठीक है। उसके बाद अपना है ब्लैक राइनो के संरक्षण वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए भाई एक वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया, वो किसके द्वारा जारी किया गया, ये वाला अपना क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट, हमें ब्लैक राइनो के बारे में पता होना चाहिए ये होता क्या है, ठीक है।
तो यहाँ पे भाई ब्लैक राइनो, इसको हम बोलते हैं काला गेंडा, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको हम, काला गेंडा इसको बोलते हैं। और ये जो काला गेंडा है ये कहाँ का है भाई, अफ्रीकी देशों का है, ठीक है भाई, अफ्रीका महाद्वीप का है, याद रखना है। ये जो अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीकन कंट्रीज का काला गेंडा जो है, इसको एक संरक्षण प्रदान करने के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड तैयार किया है। ये किसके द्वारा किया गया है, तो भाई विश्व बैंक के द्वारा ये तैयार किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि जो विश्व बैंक है इस ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए 15 करोड़ डॉलर जो है वो जोड़ेगा, ठीक है, 15 करोड़ डॉलर जो है वो कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा, जिससे कि क्या हो, इनका संरक्षण में सहायता हो, ठीक है भैया, याद रखना है। ये क्वेश्चन अपना ब्लैक राइनो के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर इसको हम काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर शुरू किया गया है। देखिएगा ये ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला, ये सबसे पहले की बात हो रही है, ये ना कि भारत का पहला बल्कि संसार का सबसे पहला पांडुलिपि संग्रहालय है, ठीक है। और ये कहाँ पर शुरू किया गया, तो भाई अपने भारत के राज्य केरल के अंदर ये स्थापित किया गया है, ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय, ठीक है, याद रखना है। और केरल जो है ये अपना भारत में है, ठीक है। नेक्स्ट है, असम सरकार के द्वारा किसे वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार प्रदान किया गया है। सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं कि भाई ये असम वैभव सरकार जो है कौन सी, यानी वैभव पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो भाई असम सरकार के द्वारा दिया जाता है। दूसरा, असम के अंदर जो सर्वोच्च पुरस्कार है, असम का सर्वोच्च पुरस्कार, उसका नाम क्या है, तो भाई असम वैभव पुरस्कार है। और ये अभी रिसेंटली जो दिया गया है, किसे दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा भाई तपन सैकिया को, डॉक्टर तपन सैकिया जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है, असम वैभव पुरस्कार, जो असम का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। देखिए अपने पास विकल्प है 43A, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B, ये अपने पास विकल्प हैं। इन विकल्पों में से अपना जो करेक्ट आंसर है, जो सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है, वो कौन सा है, तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43B जो है अनुच्छेद। इसके तहत क्या है भाई कि जो राज्य सरकार की जो समितियां हैं, सहकारी समितियां, इनके अंदर स्वैच्छिक गठन, ठीक है भाई, किससे रिलेटेड है ये, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन से, ठीक है, स्वैच्छिक गठन की अगर बात होती है तो स्वैच्छिक गठन कर सकती हैं। दूसरा, स्वायत्त कामकाज, मतलब अपना जो खुद का कामकाज है, स्वायत्त कामकाज जो है ये अपना खुद का कामकाज खुद कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो एक नाम आता है लोकतांत्रिक पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, लोकतांत्रिक पेशेवर को यानी कि बढ़ावा देने के लिए ये जो है ये जो अनुच्छेद सहकारी समितियों से संबंधित बनाया गया है, इसका नाम है भाई अनुच्छेद 43B। अब यहाँ से एक पॉइंट और भी निकलता है जो अपने एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई, एग्जाम के लिए क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये क्या है, तो भाई ये है कि ये जो अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है, ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, तो भाई 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। और ये जो 97वां संशोधन अधिनियम आया, ये कब आया भाई, 2011 में आया था। क्वेश्चन अपना यहाँ से भी निकलता है क्या भाई कि 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के तहत किसे संविधान के अंदर जोड़ा गया, तो सहकारी समितियों के संवर्धन को या फिर सहकारी समितियों को बढ़ावा देने को यहाँ पे जोड़ा गया, ठीक है, याद रखना है। अनुच्छेद की बात हो तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 43B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से सरयू नदी का सहायक नदी कौन सी है, भाई सरयू नदी की सहायक नदी कौन सी है। सबसे पहला पॉइंट, सरयू नदी से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि सरयू नदी अपने भारत के यूपी से होके निकलती है, ठीक है भाई। और यूपी के अंदर यहाँ पे एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है अयोध्या, ठीक है भाई, क्या नाम बताया, अयोध्या। ये जो अयोध्या शहर है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, अपना भाई सरयू नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है, याद रखना है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे सरयू नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा शारदा नदी, ठीक है, याद रखना है, शारदा नदी। भागीरथी की बात करते हैं तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती जो है ये पश्चिमी साइड के अंदर भाई बहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, शारदा नदी हो जाएगा, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संवाद कौमुदी अखबार के संस्थापक कौन है? तो भाई संवाद कौमुदी जो अखबार है इसके संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है भाई, कौन है? राजा राम मोहन राय है। यहाँ पे इससे रिलेटेड एक फैक्ट याद रखना है भाई, क्या ये जो राजा राम मोहन राय हैं इनके लिए एक पॉइंट निकलता है क्या भाई कि इन्होंने ये जो संवाद कौमुदी अखबार निकाला ये कौन सी भाषा के अंदर निकाला? तो यहाँ पे भाई ये बंगाली भाषा का एक अखबार है। ठीक है, याद रखना कौन सी भाषा का अखबार है, ये बंगाली भाषा का अखबार है संवाद कौमुदी। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है क्या भाई कि जो संवाद कौमुदी है ये कौन सी सदी में निकाला गया? तो भाई 19वीं सदी के अंदर निकाला गया। ठीक है भाई, 19वीं सदी के अंदर निकाला गया। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो राजा राम मोहन राय है उनको एक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई थी। सती प्रथा के ऊपर रोक लगाने का जो श्रेय जाता है वो भारत में किसे जाता है? भाई राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही वो संभव हो पाया था। ठीक है, याद रखना। तो इस क्वेश्चन से इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? देखिएगा, गोदावरी नदी, सबसे पहला पॉइंट, गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ शहर कौन सा है? तो भाई गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ शहर के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा नासिक है। इस तरीके से जो शहर हैं ये गोदावरी नदी के तट पर बसे हुए शहर है नासिक। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, नासिक जो है कहाँ पे? भाई महाराष्ट्र के अंदर है नासिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो भाई गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। ठीक है भाई, कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। और गोदावरी नदी जो है ये त्र्यंबक, वैसे तो हम बात करते हैं तो ये त्र्यंबक नामक चोटी से होता है, लेकिन ये जो त्र्यंबक चोटी है ये त्र्यंबक चोटी कौन सी पहाड़ियों के अंदर आती है? तो भाई ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के अंदर आती है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई अपना, निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? ठीक है भाई, मिजो लोगों का जो परंपरागत बांस नृत्य है वो कौन सा है? तो यहाँ पे भाई हम बात करते हैं तो इसका नाम होगा चेराव नृत्य। ठीक है भाई, कौन सा होगा? चेराव जो है ये बांस नृत्य है, याद रखना है। दूसरे पॉइंट में जब हम बात करते हैं तो और भी अपने पॉइंट यहाँ से निकलते हैं, सुनिएगा। देखिए चेराव नृत्य जो है ये मिजोरम में किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि मिजो जो नृत्य है या मिजो लोगों का जो नृत्य है चेराव, ये किस राज्य में किया जाता है? तो राज्य का नाम हो जाएगा मिजोरम नृत्य, मिजोरम राज्य। ठीक है, दूसरे पॉइंट में बात करते हैं तो और भी पॉइंट है इससे रिलेटेड जो हमें याद रखने हैं। क्या भाई ये जो नृत्य है ये क्या है कि भाई बांस की डंडियों के जोड़े को पकड़कर किया जाता है। ठीक है भाई, बांस के जो डंडी होती है उसके जोड़े को पकड़ के ये वाला जो पॉइंट है ये नृत्य जो है वो किया जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो नर्तक होते हैं, ठीक है, पुरुष की बात हो रही है, पुरुष नर्तक वो क्या होते हैं भाई कि इन बांस की डंडियों को लयबद्ध ताल में, जिस तरीके से संगीत बजता है उसी लयबद्ध तरीके से इन बांस की डंडियों को हिलाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इस तरीके से डांस जो है वो किया जाता है। और ये मिजो जो लोगों के लिए है, और मिजो जो है ये कहाँ पे है? मिजोरम में है। ठीक है, दूसरे पॉइंट यहाँ पर नृत्य का नाम बताया तो कौन सा है? चेराव नृत्य है। नेक्स्ट की बात, टोडरमल किसके दरबार में राजस्व मंत्री था? तो देखिएगा भाई यहाँ पे एक पॉइंट निकलता है और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी सबसे पहला पॉइंट, टोडरमल जो है ये अकबर के शासन काल के अंदर वित्त मंत्री था। ठीक है भाई, किसके शासन काल में ये वित्त मंत्री था? तो आंसर हो जाएगा अकबर के शासन काल में ये वित्त मंत्री था। दूसरा पॉइंट में जब बात करते हैं तो इन्होंने एक पॉइंट और भी निकलता है इसके लिए कि टोडरमल जो था इसने अकबर के दरबार में कार्य करने से पहले किसकी साथ, किसके दरबार में कार्य किया था? तो भाई सूरी वंश जो शेरशाह सूरी का वंश था उस वंश की सेना के अंदर भी इन्होंने काम किया, उसके दरबार में भी काम किया था। ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है और हमें ये चीज याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मिठानकोट के पास किस नदी में मिलती हैं? तो देखिएगा आपने सुना होगा सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इस तरीके से ये जो 5 नदियां हैं, ये जो नदियां हैं भाई कौन सी नदी के अंदर जाके मिलती हैं? तो भाई सारी की सारी नदियां पाकिस्तान के अंदर मिलती हैं, सिंधु नदी के अंदर। यहाँ पे नया पॉइंट निकला कि किस स्थान के पास ये आपस में मिलती हैं? तो भाई मिठानकोट के पास इस नदी के अंदर मिल जाती है। याद रखना है मिठानकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित हुआ? तो भाई भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है ये हुआ अपना कलकत्ता में स्थापित। ठीक है भाई, कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में स्थापित हुआ। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं कि कलकत्ता के अंदर पहला उच्च न्यायालय जो स्थापित हुआ ये कब हुआ? तो भाई 2 जुलाई 1862 को। ठीक है भाई, 2 जुलाई 1862 को पहला न्यायालय जो है उच्च न्यायालय ये स्थापित हुआ। कहाँ पे हुआ भाई? अपना कलकत्ता में स्थापित हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट और निकलता है अपना कि जो उच्च न्यायालय था इसको फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय था, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय भी कहा जाता है। ये ब्रिटिश भारत के अंदर पहला न्यायालय था। ठीक है भाई, याद रखना है ये जो उच्च न्यायालय है ये किसमें? ब्रिटिश भारत के अंदर पहला उच्च न्यायालय था। याद रखना है, ब्रिटिश भारत का पहला उच्च न्यायालय। वैसे अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। ठीक है, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कब हुई? तो भाई 1774 के अंदर उसकी स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हाई कोर्ट की। तो उच्च न्यायालय 2 जुलाई 1862 को कहाँ पे? भी कलकत्ता में स्थापित हुआ। ब्रिटिश भारत का पहला उच्च न्यायालय था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से कब दबाया? देखिएगा यहाँ से और भी पॉइंट है। देखिए आप लोगों ने सुना होगा 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है ये अपने भारत में हुई थी। कहाँ से भाई? ये वाला पॉइंट भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो भाई यहाँ पे एक पॉइंट निकलता है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के अंदर इसको एक पॉइंट निकला इसका कि जो ये विद्रोह हुआ इसको एक सैनिक विद्रोह का नाम दिया गया। ठीक है भाई, किसका नाम दिया गया? सैनिक विद्रोह का नाम दिया गया। और इसको जो सैनिक विद्रोह का नाम दिया वो किन्होंने दिया? अंग्रेजों ने इसको नाम दिया था। ठीक है, दूसरे पॉइंट में बात करते हैं। ये जो 1857 का सैनिक विद्रोह था इसको वीर सावरकर की पुस्तक में भी शामिल किया गया है। ठीक है, वीर सावरकर की जो पुस्तक है वो है इंडिपेंडेंस वार 1857, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार 1857। इस पुस्तक के अंदर शामिल किया गया है भाई इसका नाम, इस क्रांति को। ठीक है, और ये वाली जो क्रांति है 1857 में शुरू हुई थी लेकिन इसको पूर्ण रूप से दबाया गया 1859 के अंदर। ठीक है भाई, इसको पूर्ण रूप से कब दबाया गया? 1859 के अंदर। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे अपने हरियाणा के अंदर भी क्वेश्चन निकाल दिया जाता है काफी बार कि 1857 की क्रांति का विद्रोह हरियाणा में कहाँ से शुरू हुआ? तो ये अंबाला छावनी से शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरण परमाणु 2 का सांकेतिक नाम क्या था? भाई पोखरण परमाणु 2 की बात करते हैं तो भाई पोखरण परमाणु 2 का जो सांकेतिक नाम है वो आता है अपने पास ऑपरेशन शक्ति। ठीक है भाई, क्या नाम है? ऑपरेशन शक्ति इसका नाम है, इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं ये वाला जो परीक्षण किया गया। ठीक है, ये किया गया था 11 मई 1998 को। ये वाला परीक्षण कब किया गया? 11 मई 1998 को ये वाला परीक्षण किया गया, जिसे हम ऑपरेशन शक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं, यह दूसरा परीक्षण था। ठीक है, लेकिन बात करते हैं पहले की। तो पहला जो परीक्षण हुआ पहला वो कब हुआ? ये चीज याद रखनी है। तो भाई पहला हुआ था 1974 के अंदर, मई में ही। ठीक है भाई, मई 1974 के अंदर पहला हुआ। और ये वाला जो हुआ ये कहाँ पे हुआ था? भाई पोखरण के अंदर ही हुआ था। दूसरा, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है भाई, किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानेंगे ऑपरेशन स्माइला बुद्धा। ठीक है भाई, स्माइलिंग बुद्धा जो है इस नाम से यहाँ पे याद करेंगे। पहला हुआ था वो स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा हुआ वो कौन सा है? अपना ऑपरेशन शक्ति। वैसे पोखरण की बात करते हैं तो पोखरण राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान में भी किस जगह पे है? तो भाई जैसलमेर में है। ठीक है, याद रखना है। पोखरण जो है ये राजस्थान में है, और राजस्थान में भी कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर आता है, याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है? तो भाई कंप्यूटर का जो जन्मदाता माना जाता है वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ठीक है भाई, किसे माना जाता है? ये चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं
तो यहाँ पे और भी अपने क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे कि चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई कंप्यूटर दिवस आप लोग बताएंगे कब मनाया जाता है। तो इसके लिए आप लोगों का आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। ठीक है भाई, कब मनाया जाता है? ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसको बोल सकते हैं, 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है भाई, कंप्यूटर दिवस। उसके अलावा जब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है अपना भाई पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? तो सुनिएगा भाई, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का। ये आकार में बड़ी होने के कारण इसमें क्या था कि जो जगह है वो ज्यादा घेरता था, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सुधार किया गया। उसके बाद दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, और ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता है भाई, जो है ये हीट ज्यादा पैदा करता है ट्रांजिस्टर, और हीट ज्यादा पैदा करने के कारण जो कंप्यूटर के अन्य पुर्जे हैं उनको परेशानी हो सकती है, क्षति हो सकती है, इसलिए यहाँ पे इसके अंदर और भी सुधार किया गया। फिर तीसरी पीढ़ी का है अपना, तीसरी पीढ़ी के अंदर इसके अंदर आईसी सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट की जो चिप है वो इसके अंदर इंस्टॉल करने लगे। ठीक है, याद रखना है। तो 3 पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी के अंदर, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, और तीसरी पीढ़ी के अंदर आईसी है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए, इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी डाटा जो है उसको प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम डालते हैं, तो वो इनपुट है। और उस किस माध्यम से हम उस डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उस डिवाइस को हम यहाँ पे भाई इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो यहाँ पे कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड के बारे में आप लोगों को पता होगा कि भाई कीबोर्ड के माध्यम से हम डाटा टाइप करके कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। माउस, माउस जो है एक क्लिकिंग डिवाइस है, जो भाई ये अंदर के जो भी कमांड है उसको वो करता है, हाईलाइट करता है। तो माउस जो है ये भी क्या है भाई, एक अपना इनपुट डिवाइस है। इसके साथ साथ बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर का तो क्या होता है भाई, डॉक्यूमेंट को प्रिंटर के टाइप का एक स्कैनर होता है, उसके अंदर रखा, तो भाई डॉक्यूमेंट से जो भी डाटा है वो सारे किसके अंदर चले जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर। जैसे बारकोड हुआ, बारकोड को स्कैन करने वाला भी स्कैनर है, तो उससे स्कैन की हुई डाटा जो है वो कहाँ पे चली जाती है, सीधी कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। तो ये तीनों जो है ये क्या है भाई, अपने इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर क्या है, ये केवल प्रिंट देता है, और प्रिंट जो है ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के अंदर बदल देता है, सॉफ्ट टू हार्ड कॉपी के अंदर इसको बदल देता है। तो यहाँ पे ये वाली जो डाटा है प्रिंटर, ये प्रिंटर क्या हो जाएगा भाई, अपना नॉन इनपुट डिवाइस, मतलब ये एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट पॉइंट, विंडोज क्या है? विंडोज जो है वो क्या होता है भाई, इसके अंदर ऑप्शन अपना एक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम ये नहीं है। एक वीडियो गेम, विंडोज जो है वो एक वीडियो गेम भी नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर डिस्प्ले सिस्टम, भाई विंडोज जो है वो मॉनिटर का डिस्प्ले सिस्टम भी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे और पॉइंट है कि भाई जो विंडोज है ये क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये होता है। देखिए, यहाँ पे वीडी क्लासेस की ये जो सीरीज है तो ये चलाई है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो भाई इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और इस तरीके की सीरीज जो है आप लोगों को कंटिन्यू बेसिस पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे इसके लिए अपना टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल जो है इसको ज्वाइन करना, और अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसको भी ज्वाइन करना। ठीक है भाई, मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग से फैसिलिटी है दोनों ग्रुपों की, तो भाई याद रखना है। और ये सारे के सारे फैक्ट आप लोगों को अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।